अब अपन चर्चा करते हैं सिक्कों की। और सिक्कों के अंदर यदि अपन चर्चा करें तो सिक्के, कुमारगुप्त के काल के सिक्के, हमें सिक्के कहाँ कहाँ से, कौन कौन से प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के हमें कई सारे प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिनमें अपन सिक्कों की चर्चा कर लेते हैं। कुमारगुप्त काल के सिक्के, और सिक्कों के अंदर हमें कौन सा प्राप्त हुआ है। एक सिक्का है व्याघ्र निहंता, व्याघ्र निहंता, ठीक। एक सिक्का हमें अश्वमेध, अश्वमेघ, ठीक। एक वीणावादक, जिसमें राजा वीणा बजा रहा है, ठीक है। एक हमें वीणावादक प्राप्त होता है। एक अश्वारोही, जिस पर घोड़े पर बैठा हुआ है, अश्वारोही, अश्वरोही, ठीक। और एक सिक्का हमें धनुर्धारी प्रकार का प्राप्त होता है। तो इतने प्रकार के हमें कुमारगुप्त के काल के सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक। और सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं वो सोने, चांदी और तांबे के प्राप्त होते हैं। तो ये सिक्के हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। सोने के भी प्राप्त होते हैं, चांदी के भी प्राप्त होते हैं और तांबे के भी प्राप्त होते हैं। तो ये सब सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। व्याघ्र निहंता सिक्कों की यदि चर्चा की जाए तो इस पर आप ये मान के चलिए कि धनुष बाण से राजा द्वारा एक व्याघ्र का क्या किया जा रहा है, उसको मारते हुए चित्र दिखाया गया है। तो व्याघ्र को मारते हुए चित्र दिखाया गया है, ठीक है। और इसी पर एक शब्द लिखा हुआ मिलता है कुमारगुप्तो अधिराजा। इस पर क्या लिखा हुआ मिलता है हमें, इस पर लिखा हुआ मिलता है कुमार गुप्तो अधिराजा, ठीक है। ये शब्द हमें कौन से सिक्के से प्राप्त होता है, तो ये हमें व्याघ्र निहंता सिक्के से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। यह जो है व्याघ्र को, एक घोड़े को, एक क्या बोलते हैं, व्याघ्र को मारते हुए राजा द्वारा बाण के माध्यम से व्याघ्र को मारा गया है। तो यही चीज़ हमें इसमें दिखाई गई है, धनुष और बाण से मारते हुए। दूसरा सिक्का अश्वमेध प्रकार का प्राप्त होता है। और अश्वमेध प्रकार के सिक्के की बात की जाए तो सम्राट एक ऊंची पीठ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ अश्वमेध प्रकार के सिक्का, हर सिक्के का दो भाग होता है, एक तो मुख्य भाग होता है, ठीक, और एक पृष्ठ भाग होता है, ठीक। मुख्य भाग पर क्या लिखा हुआ मिलता है, मुख्य भाग पर हमें जो चित्र प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, सम्राट पीठ पर बैठा है, एक गद्दी, एक सिंहासन के ऊपर बैठा है, पीठ पर बैठे हुए, ठीक। पृष्ठ भाग पर क्या मिलता है, घोड़ा, घोड़े का चित्र मिलता, अश्व का चित्र मिलता है, अश्व का चित्र, ठीक है। तो ये चित्र हमें अश्वमेध यज्ञ वाले जो अश्वमेघ जो सिक्का होता है उससे प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है अश्वमेध सिक्का, जिस पर राजा पीठ पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ घोड़ा की जो सुंदर तरीके से उसको सजाया गया है, ठीक है। तो ये अश्वमेध प्रकार का। वीणावादक प्रकार का जो सिक्का है, इसका आप क्या याद रखोगे, इसका आप ये याद रखना कि वीणा बजाते हुए राजा एक वीणा बजा रहा है और दूसरी तरफ इस पे क्या लिखा हुआ मिलता है, दूसरी तरफ एक तो होता है मुख्य भाग, एक होता है पृष्ठ भाग, ठीक। मुख्य भाग जो है सिक्के का, जो मुख्य भाग है उस पर क्या मिलता है, राजा वीणा बजा रहा है, वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए राजा का चित्र, ठीक है। पृष्ठ भाग पर क्या मिलता है हमें, पृष्ठ भाग पर एक देवी का चित्र मिलता है, ठीक है। एक देवी का चित्र हमें प्राप्त होता है और पृष्ठ भाग पर ही वीणावादक सिक्के के ऊपर ही एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, महाराज श्री कुमार गुप्त, ठीक है। महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त, महाराजा धीराज
श्री कुमार गुप्त, ये शब्द लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है वीणावादक सिक्के से। ठीक है, इसके अलावा अश्वारोही प्रकार का जो सिक्का है उसकी चर्चा की जाए तो अश्वारोही प्रकार का जो हमें सिक्का प्राप्त होता है उस पर एक शब्द लिखा हुआ मिलता है पृथ्वी। ठीक है, तलाबर शशि, इस पर एक शब्द लिखा हुआ मिलता है। इस पर क्या शब्द लिखा हुआ मिलता है? इस पर एक शब्द लिखा मिलता है तलाबर शशि। ठीक है, तलाबर शशि कुमार गुप्तो, तलाबर शशि कुमार गुप्तो जयजीत। ठीक है, तलाबर शशि कुमार गुप्तो जयजीत, ये शब्द लिखा हुआ हमें अश्वारोही सिक्के पर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। धनुर्धर प्रकार के सिक्के की बात की जाए तो ये धनुर्धारी प्रकार का जो सिक्का है इसमें धनुष और बाण का चित्र हमें मिलता है। राजा द्वारा धनुष और बाण हाथ में लिए हुए चित्र है और इसी पर भी हमें महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त उपाधि मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा कई सारे सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। अन्य सिक्कों की चर्चा की जाए तो अन्य बहुत सारे सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो वो चीज़ें यदि आप लिखना चाहें तो एक तो राजा रानी प्रकार का जिस पर राजा और रानी के चित्र मिलेंगे। ठीक है, एक चित्र तो हो गया राजा रानी प्रकार का। एक खड़गधारी, एक सिक्का हमें खड़गधारी प्रकार का मिलता है। एक गजारोही, ठीक है, सिक्का प्राप्त होता है। एक गजारोधी निहंता, एक होता है गजारोधी सिंह निहंता। ठीक है, ये सिक्का हमें प्राप्त होता है। एक हमें कार्तिकेय का चित्र मिलता है सिक्के पर, कार्तिकेय। ठीक है, तो ये कई प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई सिक्कों की चर्चा जो अपन ने कुमारगुप्त के काल की चर्चा की, जिसमें व्याघ्र निहंता, अश्वमेघ, वीणावादक, अश्वारोही, धनुर्धारी, राजा रानी, खड़गधारी, गजारोही, सिंह निहंता, कार्तिकेय। ठीक है, तो ये सिक्के हमें कुमारगुप्त काल के प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ में एक और चीज़ लिख लेना आप, एक और लिख लेना, गोंडा निहंता। ठीक है, गोंडा निहंता या फिर गेंडा निहंता चित्र भी हमें प्राप्त होता है। तो ये इतने सारे सिक्के कुमारगुप्त काल के हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अगले चीज़ की। और अगला चीज़ अपना क्या हो जाता है, तो ये हो गया अपना कुमारगुप्त का शासनकाल। ठीक, कुमारगुप्त के जानकारी के स्रोत जिसके अंदर अपन ने अभिलेख, ठीक है, प्रमुख अभिलेख और सिक्कों के बारे में चर्चा की जो हमें प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त की उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो ये लिख लीजिए आप, उपाधियाँ इसकी इतनी सारी प्राप्त हुई है कि लिखाने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं लिखने की। महेंद्रादित्य एक उपाधि, दूसरी उपाधि महेंद्र सिंह। ये दो उपाधियां जो हमें प्राप्त हुई है वो कथा सरित सागर एक ग्रंथ है उससे प्राप्त हुई है। तो ये दो उपाधियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, कथा सरित सागर और एक ग्रंथ और है चंद्रगर्भ परिप्रच्छा। इन दो ग्रंथों से हमें इन उपाधियों की जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा दूसरी उपाधि हो जाती है परम भागवत। ठीक है, परम भागवत एक उपाधि तो ये हो जाती है। एक हो जाती है महाराजाधिराज। ठीक, एक उपाधि और हो जाती है राजाधिराज। तो ये तीन उपाधियां जो है हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। फिर और उपाधियां कौन सी है, एक हो जाती है परम देवत। ठीक, और
परम देवत, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। ये उपाधियां जो है हमें दामोदरपुर के अभिलेख से प्राप्त होती है। परम देवत, परम भट्टारक, ठीक है, और एक महाराजाधिराज। ये कहाँ से प्राप्त होती है हमें? ये हमें दामोदरपुर के अभिलेख से प्राप्त होती है। दामोदरपुर का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश वाले अभिलेख से हमें इन उपाधियों की उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारी उपाधियां हमें देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर एक तो है श्री महेंद्र, श्री महेंद्र, ठीक। एक हो जाती है अपनी महेंद्र कुमार, ठीक है। एक उपाधि अपनी महेंद्र कुमार की हो जाती है। एक उपाधि अपनी अजीत महेंद्र की हो जाती है, अजीत महेंद्र, ठीक है। एक उपाधि ये हो जाती है जिसे अजीत महेंद्र के नाम से जाना गया है। इसके अलावा सिंह महेंद्र, सिंह महेंद्र, ठीक है, ये उपाधि हमें प्राप्त होती है। एक उपाधि और है शक्रादित्य, ठीक है, शक्रादित्य की उपाधि हमें प्राप्त होती है, ठीक है। वैन सॉन्ग में जो उपाधि का उल्लेख किया है वो शक्रादित्य उपाधि हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है कई सारी उपाधियां जो कुमारगुप्त ने प्राप्त कर रखी थी, कुमारगुप्त ने अपने आप को हासिल कर रखी थी। उनमें महेंद्रादित्य, महेंद्र सेन, परम भागवत, महाराजाधिराज, राजाधिराज, परम देवैत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, ये उपाधियां हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बांग्लादेश वाले ताम्रपत्र से, जिसे अपन दामोदरपुर ताम्रपत्र कहते हैं। इसके अलावा अन्य उपाधियों में श्री महेंद्र और अपना एक हो जाता है महेंद्र कुमार, अजीत महेंद्र, सिंह महेंद्र और शक्रादित्य। ये सब उपाधियां किसके पास में थी? तो ये सब उपाधियां जो थी वो अपने कुमारगुप्त के पास में हुआ करती थी। तो इस तरीके से अपन इन उपाधियों को याद रख सकते हैं। आप एक चीज़ याद रख लेना, एक भी अगर उपाधि छूटी और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, ये चीज़ आप देख लेना। तो ये हो गई कुमारगुप्त की उपाधियों की चर्चा, ठीक है। ये हो गई अपनी कुमारगुप्त की उपाधियों की चर्चा, ठीक है। अब साम्राज्य विस्तार की चर्चा करें तो कुमारगुप्त ने कोई भी साम्राज्य विस्तार अपना नहीं किया था। साम्राज्य विस्तार में अगर चर्चा की जाए तो कोई भी साम्राज्य विस्तार इस व्यक्ति ने नहीं किया था। और अपने पिता की तरफ से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसकी तरफ से जो भी हमें इसको साम्राज्य प्राप्त होता है, उस साम्राज्य को इस व्यक्ति द्वारा एकदम आराम से चलाया जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जो हमें प्राप्त होता है वो हमें देखने को मिलता है कि इसने कुछ भी घटाया नहीं है और कुछ भी बढ़ाया नहीं है। जो भी साम्राज्य पिता की जो गद्दी सिंहासन पर बैठने से मिला वही सारा कुछ इसने संभाला है। ना कुछ बढ़ाया, ना 1 इंच कम होने दिया, ना 1 इंच बढ़ाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है कुमारगुप्त की साम्राज्य विस्तार के बाद में अपन सांस्कृतिक उपलब्धि की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट अपना हो जाता है सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धि, और सांस्कृतिक उपलब्धि में आप क्या याद रख सकते हैं कि उसने क्या क्या किया। सबसे पहली बात, नालंदा विश्वविद्यालय, कौन नहीं जानता, ठीक है। नालंदा बौद्ध विहार की इसने निर्माण करवाया था। नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया? वो अपने कुमारगुप्त द्वारा करवाया जाता है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसका उल्लेख हमें वैनसोंग ने किया है। वैनसोंग ने एक शक्रादित्य व्यक्ति का नाम लिखा है कि शक्रादित्य नाम का कोई राजा था, उसके द्वारा नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना करवाई जाती है। और वो शक्रादित्य कौन था? बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि वो शक्रादित्य कुमारगुप्त ही था। तो ये हो जाता है अपना नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना इसके द्वारा की गई, जिसे अपन नालंदा विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रमदंडा अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त ने शैव मूर्ति की स्थापना करवाई।
दूसरा शैव मूर्ति स्थापना, ठीक है, ये भी कुमारगुप्त के काल में होता है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मूर्ति स्थापना करवाई जाती है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, करमदंडा, ठीक है। और ये नालंदा बौद्ध विहार के बारे में किसने बताया है, वैनसांग ने, ठीक है। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें एक चीज़ और प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से क्या प्राप्त हुआ है, सूर्य मंदिर के निर्माण की उल्लेख मिलता है बंधु वर्मा द्वारा, बंधु वर्मा, ठीक है। बंधु वर्मा उस समय मालवा का वो हुआ करता था गवर्नर, कुमारगुप्त का ही व्यक्ति था, ये कुमारगुप्त का ही अनुयायी था, तो कुमारगुप्त बंधु वर्मा के शासनकाल में, ठीक है, ठीक है। और बंधु वर्मा के शासनकाल में क्या कांड होता है, तो वो होता है सूर्य मंदिर का निर्माण, सूर्य मंदिर का निर्माण, ठीक है। ये चीज़ सूर्य मंदिर का निर्माण हमें देखने को मिल जाता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जानकारी हमें मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है, मंदसौर एमपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। विल्सड अभिलेख से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है कि कार्तिकेय का नाम जो मनवाया गया था, कार्तिकेय मंदिर का निर्माण करवाया गया कुमारगुप्त द्वारा, कार्तिकेय मंदिर निर्माण करवाया गया। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है जानकारी, ये हमें विल्सड अभिलेख से प्राप्त होती है, विल्सड अभिलेख, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो होती है उदयगिरी गुहा लेख से। और क्या प्राप्त होती है, एक शंकर द्वारा जैन तीर्थंकर, तो उदयगिरी गुहा लेख से हमें प्राप्त होती है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर रहा है, जैन तीर्थंकर रहा है, इसको जानते होंगे आप लोग। तो पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना, इस चीज़ की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और इसका जो पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना जिसके द्वारा करवाई जाती है, उस व्यक्ति का नाम था शंकर, शंकर नाम का कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा, शंकर भी खुद भी जैन तीर्थंकरी, जैन अनुयायी रहा है जैन धर्म का, और उसके द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना करवाई जाती है। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उदयगिरी से, उदयगिरी गुहालेख से प्राप्त होती है, जो कि कुमारगुप्त के काल का है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि कुमारगुप्त ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए हैं कुमारगुप्त के द्वारा, ऐसा भी हमें उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाती है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना करवाई गई, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण इसके काल में होता है, कुमारगुप्त ने खुद ने शैव मूर्ति की स्थापना करवाई है, ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण हो गया, कार्तिकेय के मंदिर का निर्माण हमें मिलता है, और इसके अलावा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा सांस्कृतिक हो जाता है, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट क्या है अपना, तो ये हो गई सांस्कृतिक उपलब्धि। अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि इसके प्रशासन किस प्रकार का रहा है, प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का रहा है। कुमारगुप्त का प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का रहा है। कोई आपसे पूछे कि प्रांतीय प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं कुमारगुप्त के, तो प्रांत को विषय या भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति, ठीक है। प्रांत को भुक्ति शब्द से भी उत्कीर्ण किया जाता है, भुक्ति भी बोला जाता है, ठीक है। और अभिलेखों में कुछ हमें प्रांतीय पदाधिकारियों की उल्लेख मिलती है, तो कुछ प्रांतीय पदाधिकारी को भी आप याद रख लेना। प्रांतीय
पदाधिकारी और प्रांतीय पदाधिकारी के अंदर अपन थोड़े बहुत की चर्चा कर लेते हैं। एक तो है चीरादत, ठीक है, एक तो हो जाता है चीरादत। ये कहाँ का व्यक्ति था? तो ये चीरादत जो था ये व्यक्ति है, ये पदाधिकारी था कुमारगुप्त के काल में, और कौन से क्षेत्र का था? पुंड्रवर्धन क्षेत्र का था। पुंड्रवर्धन, पुंड्रवर्धन का राज्यपाल हुआ करता था, का राज्यपाल, ठीक है, पुंड्रवर्धन का राज्यपाल हुआ करता था। पुंड्रवर्धन एक भुक्ति था, भुक्ति बोले तो प्रांत था, ठीक है। एक व्यक्ति घटोत्कच गुप्त है, एक बंधु वर्मा है और एक पृथ्वीसेन है। और भी कई व्यक्तियों का मिलता है हमें, घटोत्कच, घटोत्कच गुप्त, एक है बंधु वर्मा, ठीक है। एक व्यक्ति और हो जाता है अपना पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन, ठीक है। इन कुछ विद्वानों का, इन कुछ लोगों का नाम आता है जो कुमारगुप्त के काल में रहे हैं और कुमारगुप्त के प्रशासन को चलाने में सहयोग करते हैं। चीरादत्त जो है वो पुंड्रवर्धन का राज्यपाल हुआ करता था। घटोत्कच जो है वो एरण प्रदेश का राज्यकाल हुआ करता था। बंधु वर्मा जो है वो मालवा प्रदेश का, पश्चिमी मालवा जो क्षेत्र है उसका राज्यपाल हुआ करता था। पृथ्वीसेन जो है वो कहाँ का था? ये अवध प्रदेश का सचिव हुआ करता था और कुमारामात्य के पद पर यह काम किया करता था। इसके साथ में इसने महाबलाधिकृत पद भी प्राप्त कर रखा था। तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त की, ठीक है। इतनी चीज़ें कुमारगुप्त के बारे में हो जाती है जो आपको याद रखनी चाहिए। कुमारगुप्त के बाद में राजा कौन बनता है? तो कुमारगुप्त के बाद में राजा बनता है स्कंदगुप्त, ठीक है। और जिस तरीके से 415 से 415 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त ने साम्राज्य को संभाला, उसी तरीके से 455 से लगा करके 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य को संभाला था। ठीक इसी तरीके से अगर स्कंदगुप्त की भी अपन चर्चा करें तो ये मान के चलिए कि स्कंदगुप्त के काल में भी हमें उसके अभिलेख एवं सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें स्कंदगुप्त के बारे में भी हमें प्राप्त होती है। तो स्कंदगुप्त की चर्चा अपन कर लेते हैं। अब मैं ज़्यादा चीज़ लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बताऊंगा, तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्कंदगुप्त के अभिलेख, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक का काल इसका रहता है, तो ठीक है। स्कंदगुप्त की जानकारी के स्रोतों में हमें दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक तो सिक्का प्राप्त होता है, एक हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। दोनों ही चीज़ें हमें प्राप्त होती है, ठीक है। सबसे पहले अभिलेखों की चर्चा कर लेते हैं। स्कंदगुप्त के अभिलेख, ठीक है। स्कंदगुप्त के हमें अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? एक अभिलेख है जूनागढ़, ये अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें गुजरात में स्थित है जूनागढ़ नामक स्थान, वहीं से हमें यह प्राप्त होता है। और एक पर्वत की शिला के ऊपर, एक पर्वत के पत्थर के ऊपर ये लिखा हुआ मिलता है जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है? स्कंदगुप्त द्वारा हुणों को परास्त किया जाता है और परास्त करके सौराष्ट्र प्रांत के अंदर पर्णदत्त नामक अपने अनुयायी को, अपने अधिकारी को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है? हुणों के साथ में युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है और सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त नामक व्यक्ति को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था, अपना गोप्ता नियुक्त किया था। राज्यपाल को गोप्ता शब्द से भी कहा जाता है। ये चीज़ जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक अभिलेख है काहोम, कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख हमें
यूपी के गोरखपुर जिले से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? यूपी के गोरखपुर जिले में कहोम नामक कोई जगह पड़ती है, वहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? यूपी के गोरखपुर जिले से। ठीक है। और इस पर क्या लिखा हुआ मिलता है? तो इस पर हमें, इस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मद्र नामक कोई व्यक्ति था जिसके द्वारा 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया जाता है। तो इससे हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती है? ये यूपी के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है, कोई कहोम नामक जगह पड़ती है, वहीं से हमें ये प्राप्त हुआ है। और मद्र नामक कोई व्यक्ति था जिसने 5 जैन तीर्थंकरों का मूर्तियों का निर्माण करवाया था। तो उस चीज़ की जानकारी हमें इसकी प्राप्त होती है। और कहोम अभिलेख की जो तिथि प्राप्त होती है वो हमें 460 ईस्वी प्राप्त होती है। इसी अभिलेख पर यह तिथि लिखी हुई मिलती है 460 ईस्वी, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये भी 460 ईस्वी का अभिलेख रहा होगा। इसके अलावा एक अभिलेख है सूपिया। तीसरा अभिलेख हो गया अपना सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख, ठीक है। सूपिया अभिलेख की यदि चर्चा की जाए तो सूपिया अभिलेख के बारे में आप ये याद रख सकते हैं, ये एमपी के रीवा जिले में पड़ता है। कहोम जो है कहाँ पड़ता है? यूपी के गोरखपुर जिले में। और सूपिया कहाँ पड़ता है? सूपिया पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पड़ता है। तो सूपिया अभिलेख वहीं से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त, ये जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त ने एक उपाधि धारण कर रखी थी विक्रमादित्य। इस अभिलेख से हमें एक उपाधि मिलती है विक्रमादित्य। तो याद रखना, जिस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उस तरीके से स्कंदगुप्त ने भी उपाधि धारण की थी। और ये उपाधि हमें सूपिया अभिलेख से मिलती है। ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो गुप्त वंश है वो घटोत्कच का वंश रहा है। तो इसमें घटोत्कच वंश भी कहा गया है। गुप्त वंश का दूसरा नाम क्या है? घटोत्कच वंश। और ये जो घटोत्कच वंश शब्द लिखा हुआ मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सूपिया अभिलेख से प्राप्त होता है, जो एमपी के रीवा जिले से प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। ठीक है। इसके अलावा हमें और भी कई प्राप्त होते हैं, जैसे कि और अभिलेखों की चर्चा की जाए तो अपना एक हो जाता है इंदौर। ठीक है। इंदौर से प्राप्त होते हैं ताम्रलेख। ठीक है। इसके अलावा और भी हमें प्राप्त होता है तो और हो जाता है अपना भीतरी स्तंभलेख। ठीक है। भीतरी स्तंभलेख हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा गढ़वा का शिलालेख, विहार का शिलालेख और कौशाम्बी का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त होता है? यूपी के गाजीपुर जिले से प्राप्त हुआ है। ये भी एक जगह पड़ती है भीतरी। ठीक है। यूपी के गाजीपुर जिले में, तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है। और इसके अंदर भी हमें जानकारी क्या मिलती है कि स्कंदगुप्त द्वारा पुष्यमित्रों और हुणों के साथ में युद्ध लड़ा जाता है। पुष्यमित्र कौन थे ये विवाद का विषय है, लेकिन बताया जाता है कि पुष्यमित्र रहे हैं जिनके साथ में इसका युद्ध चलता है, स्कंदगुप्त का युद्ध चलता है। तो ये हो जाती है अपनी अभिलेखों के बारे में जानकारी, जो अपन ने स्कंदगुप्त की चर्चा की है। अब अपन चर्चा करते हैं मुद्राओं की, सिक्कों की।